Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, हम अपनी ज़रूरत के तहत अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आमतौर पर बैंक से लोन लेते हैं। कभी हम पर्सनल लोन लेते हैं, कभी हम क्रेडिट कार्ड को स्वैप कराकर उसका लोन में कन्वर्ट करा लेते हैं। बिजनेस लोन भी हम लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ भी लेते हैं और इसके अलावा भी कई तरह के लोन हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बैंक से अवेल करते हैं। लोन हम क्योंकि अपनी ज़रूरत पर लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, हमें घाटा होता है। हमने सपोज़ बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया था, बिज़नेस में हमने पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन जितना हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिटर्न हमें नहीं मिला। अब हमारी या तो EMIs डिफ़ॉल्ट होने लगती हैं या हम EMIs को पे ही नहीं कर पाते हैं। इन द सेम वे पर्सनल लोन के साथ, क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो डिफ़ॉल्ट होती हैं। अब ऐसी एक सिचुएशन जब लाइफ में क्रिएट होती है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि लोन अगर हमारा डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो हमारे साथ बैंक एग्जैक्टली लीगली क्या क्या एक्शन ले सकता है, कानून इस बारे में हमें क्या कहता है। क्योंकि मैंने ये देखा है पर्सनली, जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि रिकवरी एजेंट्स और बैंक का स्टाफ हमें बहुत ज़्यादा हरास करता है। रिकवरी एजेंट्स तो अपनी हदें पार करके और गैर कानूनी तरीके से धमकियां भी देते हैं। वो आपके घर को नीलाम करने की बात करते हैं, आपको जेल भेजने की बात करते हैं और आपके घर के बाहर आके बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। एक आम आदमी, क्योंकि उसे कानून की जानकारी नहीं होती है, दिन में मैंने ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लोग अपनी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या वो अपनी जॉब पर हैं या अपने काम से वो घर से बाहर रहते हैं और उनकी एब्सेंस में रिकवरी एजेंट्स और बैंक का स्टाफ उनके घर की महिलाओं और बच्चों को आगे प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। इन सारी सिचुएशंस का क्या लीगल सोल्यूशन है? क्या हमारा कानून कहता है? क्या आपकी एक EMI या 2 EMIs डिफ़ॉल्ट होने के बाद पुलिस आपको अरेस्ट कर ले जाएगी? क्या आपके खिलाफ गैर ज़मानती वारंट यानी कि नॉन बेलेबल वारंट आएंगे? या आपकी 2-4 EMIs डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाएगा? और इस टेंशन के अंदर मैंने ये देखा है कि लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है और से बैंक रिकवरी एजेंट्स के हरासमेंट की वजह से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया है तो इसका मतलब आप क्रिमिनल नहीं हैं। आपका अगर लोन डिफ़ॉल्ट भी हो गया है फिर भी आप एक क्रिमिनल नहीं है, आपको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वो लीगल रेमेडीज़ हैं जो आप लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद अवेल कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, पहली EMIs डिफ़ॉल्ट होती है या कॉन्सिक्वेंटली लगातार आपकी 2, 3, 4, 5 EMIs डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो ये याद रखिए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके घर पे आपसे पैसा रिकवर करने नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पुलिस बैंक के बिहाफ पर आपसे रिकवरी करेगी या पुलिस डायरेक्टली आपके घर पे कोई वारंट लेकर आएगी या पुलिस आपको अरेस्ट कर ले जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा किसी कानून के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है। प्रोविजंस जो है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि बैंक सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस सर्व करेगा। उस लीगल नोटिस के अंदर आपका जिस भी तरह का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या इसके अलावा भी आपने कोई और तरह का लोन लिया है और आपकी EMIs डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो बैंक आपको एक डिमांड नोटिस सर्व करने के लिए मजबूर है, जिसमें वो आपको एक लिमिटेड टाइम 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप अपनी पेमेंट करिए। इस पूरे दौरान के अंदर आपकी EMIs डिफ़ॉल्ट होने से लेकर उस नोटिस के आपके ऊपर सर्व होने तक कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके घर पे आपकी अरेस्टिंग के लिए नहीं आएगा, ना ही आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा और इस बीच में आपके घर वालों को भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। हाँ, बैंक ऑफिशियल आपसे अपने लोन को रिकवर करने के लिए कॉल्स कर सकते हैं, वो भी एक पोलाइट वे के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और सवाल का जवाब मैं साथ के साथ सॉल्व कर दूं। हर लोन के डिफ़ॉल्ट के अंदर आपके ख़िलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट्स नहीं आते हैं। अगर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है तो ऑब्वियसली वो आपका एक सिविल मैटर है और सिविल मैटर आपकी सिविल कोर्ट के अंदर चलता है, जहाँ पे वारंट और नॉन बेलेबल वारंट्स का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। उसके अंदर जब आप अपना केस हार जाते हैं, लोन नहीं पे कर पाते हैं, आपका केस चलता है,
डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर आपका केस चलता है, तब आपके खिलाफ ऑर्डर्स आते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सीज होती है और उसमें एक लंबा टाइम लगता है जिस बीच में आपकी कोई अरेस्टिंग नहीं होती है। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिफ़ॉल्ट की है, आपने पर्सनल लोन की कोई पेमेंट डिफ़ॉल्ट की है, तो इसमें भी आपके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल वारंट्स नहीं आते हैं और पुलिस आपके पास नहीं आती है, बल्कि पहले आपके पास बैंक से नोटिस आता है और उसके बाद आपके पास कोर्ट से नोटिस आता है। कोर्ट से जब नोटिस आता है तो कोर्ट में भी आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। आप खुद या अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में पेश हो सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लोन जिस व्यक्ति ने लिया है उस व्यक्ति के अलावा किसी और को ना तो कॉल करके परेशान किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को हरास किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मिस्टर एक्स ने लोन लिया है तो होता यह है कि बैंक रिकवरी एजेंट्स उसके रिश्तेदारों के, उसके कोलीग्स के, उसके वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोगों के नंबर्स किसी तरह से ट्रेस करके उन्हें कॉल करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उन्हें कभी कभी गालियां भी देते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट्स ऐसा कोई काम कर रहा है तो वो इलीगल कर रहा है और आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मालूम ना होने की वजह से आमतौर पे लोन डिफ़ॉल्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फ्रेंड्स, आप EMIs अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो उसके दूसरे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन आप एक क्रिमिनल नहीं हैं और अपने आप को गिल्टी और क्रिमिनल समझ के अपनी लाइफ को स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या क्या रेमेडीज़ हैं आप मेरी वीडियोज़ देखिए, उनको समझिए। कोई और परेशानी आती है आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।